दोस्तों 498 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस जारी करी हैं दोस्तों, जिनका पालन करना अधिकारियों के लिए जरूरी होता है दोस्तों, और कानून के सही इस्तेमाल के लिए इन्हें फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि किसी भी तरीके से पति पिसने ना पाए। अगर 498 एक पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार वालों पर लगाया जाता है दोस्तों, तो 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट डे से अगर 498 आपके खिलाफ पत्नी कराती है तो आपको क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बचना है दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों दहेज कानून जहां महिलाओं को सपोर्ट करता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल के भी आए दिन मामले सुनने को मिलते हैं, और कई बार पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं और ईगो की वजह से पत्नियां 498 ए के तहत मामला दर्ज करा देती हैं, और ससुराल पक्ष के ज्यादातर लोगों का नाम जो है वो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं लिखवा देती है। और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मामले में पति, उसके परिवार वालों और रिश्तेदार निचली अदालत में अगर पेश किए जाते हैं तो अदालत उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दे। साथ ही साथ में 498 ए के तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक है, उस पर भी समझेंगे हम लोग दोस्तों भी। और इसके बाद मामला मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है, क्योंकि पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े अदालत की दहलीज पर पहुंचकर दोस्तों कहीं ना कहीं नासूर बन जाते हैं। और सरकार 498 ए में संशोधन लाने की भी कोशिश कर रही है ताकि किसी को भी झूठे मामले में फंसाया ना जा सके। इसके लिए लगातार सुधार जारी है और नए कानून भी आ रहे हैं दोस्तों, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों गाइडलाइंस क्या है उसको समझते हैं 498 ए को लेकर। तो सबसे पहले तो डीसीपी या एडिशनल डीसीपी के इजाजत के बिना 498 ए के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता है, और जो मामले की जांच होगी दोस्तों वो सब इंस्पेक्टर और उससे सीनियर अधिकारी ही कर सकता है। और दोस्तों हर दिन में एसीपी और हर महीने डीसीपी या एडिशनल डीसीपी रैंक का अधिकारी जो जांच पड़ताल चल रही होती है उसकी प्रोग्रेस को देखता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे समझते हैं कि जो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अगर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल और डीसीपी के आदेश के बाद ही होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी यही नियम लागू होता है, और जिन लोगों के खिलाफ शारीरिक या मानसिक भरोसा तोड़ने के सबूत मौजूद हैं उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, अन्यथा किसी को फंसाया नहीं जाना चाहिए, ना ही झूठा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जांच करने के बाद होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे दोस्तों कि अगर किसी भी तरह से समझौता नजर नहीं आ रहा है तो पुलिस को केस दर्ज कर लेना चाहिए, और केस दर्ज करने के बाद में सबसे पहले स्त्री धन और दहेज का पैसा जो है दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर पुलिस को दोस्तों यकीन हो जाता है कि शिकायतकर्ता को जबरन बढ़ा चढ़ाकर शिकायत को दिखाया जा रहा है तो उसे आरोपी के साथ नरमी से पेश आना चाहिए 498 ए के तहत। वकीलों का क्या रोल है दोस्तों उसको भी समझते हैं कि किसी भी पक्ष के वकील को झूठे आरोप लगाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। ये हम सभी के लिए है दोस्तों, ताकि परिवार बर्बाद ना हो, लोग बर्बाद ना हो। मेरे कई सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते हैं, एज ए ह्यूमन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग जब चीजें करते हैं, चीजें जब कोर्ट पहुंच जाती हैं तो चीजें खराब होती हैं। और दोस्तों साथ में ही आरोपों को जबरन साबित करने की कोशिश भी गलत है, ये वकीलों के लिए है दोस्तों। और दोनों पार्टियों में किसी भी तरह से किसी की चरित्रहीनता से दोनों को बचना चाहिए। अब अदालतों के लिए क्या गाइडलाइंस है उसको भी समझते हैं दोस्तों। अदालतों को सबसे पहले दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश करनी चाहिए ताकि पति पत्नी फिर से साथ रह सकें, और अगर ऐसा किसी वजह से मुमकिन ना हो तो शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाए। सबसे पहला और आखिरी जरूरी स्टेप यही होता है दोस्तों, और इसके लिए अदालत जो एक्स्ट्रा टाइम देती है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और वो देती भी है। और सुलह समझौते की जो कार्रवाई होती है वो कैमरे की देखरेख में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अब दोस्तों कई बार ससुराल पक्ष का इस दौरान जो अपमान हुआ होता है वो सुलह की कहीं ना कहीं सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। जब महिला 498 पति और उसके घर वालों पर दर्ज करा देती है तो कहीं ना कहीं सुलह की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं दोस्तों। ये मेरे कुछ व्यूअर्स के भी कमेंट थे, इस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और इसके बाद शादी की दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब आते हैं 498 ए पे कि गैर जमानती होने की वजह से कई बार मुजरिम उस वक्त तो डरकर समझौता कर लेता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में कोई ना कोई बदले पर उतारू होता है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों, तो पति या किसी और के साथ छोटी मोटी तकरार, सास ससुराल में किसी और के साथ पटरी ना खाना, लड़की किसी और के साथ अफेयर होना जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है दोस्तों, और उसके बाद उसके साथ शादी करने की इच्छा, मतलब जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और दोनों में से किसी की भी अगर जबरन शादी हुई है दोस्तों, ऐसे केस में भी हाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर निगाहें परिवार से अलग करने की कोशिश ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। आमतौर पर लड़की या उसके घर वाले शुक्रवार को केस दर्ज कराते हैं, समझिएगा दोस्तों। ये भी बहुत सारी चीजें होती है। 498 लोग अपनी सलाह अनुसार जो है फ्राइडे को केस दर्ज कराएंगे ताकि अगले 2 दिन छुट्टी हो जाए,
और 2 दिन पीछे सलाखों के रहना पड़े। अगर पहले से अंदेशा हो ऐसे मामलों में दोस्तों तो एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी करंट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 498A में गिरफ्तारी तत्काल रोक है उस पर। और दोस्तों कई मामलों में लड़की वाले अलग होने के मिजाज के साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है कि वो लड़के वालों से पैसा बटोरना चाहते हैं और अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे में दूसरी शादी का जो पूरा खर्च होता है, जेवर, अपने रिश्तेदारों से जो दिए हुए गिफ्ट, वो भी सब वापस चाहते हैं और पैसा पूरा जोड़ देते हैं मुकदमा दर्ज कराते वक्त। दोस्तों ऐसे बहुत से मामलों में जो कोशिश होती है वो तलाक पाने की ही होती है और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान है। अब समझिएगा दोस्तों कि चूंकि तलाक एक दीवानी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर 1.5-2 साल तक का वक्त लग जाता है एक तरफा तलाक में। म्यूचुअल डाइवोर्स है 6 महीने में खत्म होता है। 13B में दोस्तों आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है जो कि 6 महीने में निपट जाता है और इसमें गवाह और सबूतों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूचुअल डाइवोर्स आराम से हो जाता है, दोनों पक्ष राजी हो जाए, किसी की भी एज ना खराब हो ना डिस्ट्रॉय हो, ये तो डेट पे डेट चलता रहता है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कि फंसे नहीं, इसके लिए पति क्या कर सकता है, क्या स्टेप ले सकता है। अब आते हैं उन मुद्दों पर। तो दोस्तों लड़की अगर 498A में फंसाने की धमकी देती है तो आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक इंफॉर्मेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और उसकी एक कॉपी रिसीव करके रख ले सबसे पहले। और अगर लड़की की अगर पत्नी की हरकतों से ये लग रहा है कि वो मायके में ही रहना चाहती है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो लड़के वालों को अपनी तरफ से केस फाइल कर देना चाहिए, ताकि और परिवार के बाकी लोग भी अगर मान लीजिए अगर फंस जाते हैं तब आप क्या करेंगे। अगर परिवार के लोग रहते हैं और तो वो भी अपनी तरफ से एक अलग पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हम साथ नहीं रहते, इससे जमानत मिल जाएगी और आरोपों से भी छूट मिल सकती है। अब दोस्तों अगर पति अगर पत्नी के साथ रहते हुए अत्याचार जो भी हो रहा है, जो 498 है, अगर वो मौजूद नहीं था तो उसे अदालत को यह बताना होगा कि वो उस वक्त कहाँ था और इसके लिए सबूत पेश करने होंगे। ये सारी सावधानियां हैं, इनको नोट करते रहिएगा दोस्तों। और अगर पत्नी अलग रह रही है तो साबित करने के लिए पति के पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि पत्नी को उसके पते पर जो है लीगल नोटिस भेजा जाए और उसे वापस आने को कहे। ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और साबित करने के लिए देखिए दोस्तों पत्नी को भी सबूत देने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज हो गया और जेल हो गई और कहानी खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी या पति कोई भी जो झूठे आरोप लगाएगा उसे ही कोर्ट में साबित करना होगा। तो सिर्फ मुकदमा लंबा खींचेगा, पैसा बर्बाद होगा, अंत में होना तो न्याय ही है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं कि शिकायत के बाद क्या करना है। तो शिकायत मिलने और एफआईआर दर्ज होने के बीच में काफी वक्त होता है, इसलिए सबसे पहले तो घबराए नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको संभाल कर रखें, पुलिस के पास जाकर अपना पक्ष रखें। अगर शादी में कोई मीडिएटर रहा है, जब भी शादी होती है तो कोई ना कोई मीडिएटर होता है, तो उसे भी साथ लेकर जाए और पुलिस के पास खुले दिमाग के साथ जाए। अगर समझौता करने को तैयार है तो तैयार रहे। इसमें दोस्तों क्रिमिनल केस बनता है, इसलिए अच्छी साख वाला जो है क्रिमिनल लॉयर करे, ताकि ना कि तलाक वाला वकील। 498A के केस में तलाक के वकील अलग होते हैं, 498A में अगर एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर करेंगे तो आपको अच्छा सजेशन दे सकेगा। और दोस्तों अगर पत्नी को आपने कहीं ना कहीं रुपए चेक से दिए और सबूत के लिए भी उसकी कॉपी अपने पास रखें और अपने इलाके के डीजीपी को रजिस्टर्ड लेटर भी भेज दें। ऐसे ही लेटर महिला आयोग को भी भेजें, जो महिला भी करती है। तो ये सारी चीजें भी आप भी करते चलिए डे 1 से। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है तो नियमित जमानत के लिए जो होता है आप निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लोअर कोर्ट के फैसले के बाद की बात है दोस्तों। और जो लोग 498 के मामलों में फंस चुके हैं दोस्तों, तो क्या करें। सबसे पहले सारी जानकारी हासिल जरूर करें, पुलिस के सामने कैसा बर्ताव करना है, खुद पर कंट्रोल रखें, कंफ्यूजन ना दिखाएं। और जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस को आपको टार्चर करने का किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में कोर्ट कई सारे फैसले सुना चुकी है, आए दिन जजमेंट होते रहते हैं जिसमें पुलिस वालों को भी सजा मिली है, जुर्माना हुआ है। और एक अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एक केस है जिसका रेफरेंस 2014 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक है, पुलिस किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जजमेंट भी आप जाके देख सकते हैं, मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं आप पीछे जाके। हाँ दोस्तों अब एक और चीज पे आते हैं। कई सारे व्यूवर्स कहते हैं कि सर अगर पुलिस अगर धमकाए तो क्या। आप फोन में रिकॉर्ड करें, सीनियर अफसर जो है और जो सीनियर अफसर ऑफिसर हो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई किसी तरीके से पुलिस धमकी देती है तो। अब इसके बाद समझिएगा दोस्तों कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है उस घर में तो उससे पूछताछ नहीं की जा सकती है अलग से, उसके लिए अलग कानून है। उसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ महिलाओं के केस में क्या है, सूरज ढलने और दिन निकलने मतलब शाम को 6 बजे के बाद सुबह 8 बजे से पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और महिला को लेडी पुलिस कर्मचारी की मौजूदगी में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये CRPC 160 में प्रावधान किया गया, इस पर भी मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ दोस्तों। और ऐसे मामलों में FIR की कॉपी जरूर रखें, यह आपका हक है। इसके आधार पर आपको अपने बचाव का मौका मिलेगा। ये सारे
1 to 1 स्टेप थे दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। नोट रखिएगा, कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे सकूं ताकि आप अपने केस को हैंडल कर सके दोस्तों। थैंक यू।